एक कंपनी हर तिमाही करोड़ों की सेल करती है, लेकिन क्या वो वाकई मुनाफा कमा रही है या बस कागज़ों पर बिजनेस चला रही है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो आईना है जिसमें किसी कंपनी की असली कमाई, खर्च, टैक्स और मुनाफा सब कुछ साफ साफ दिखता है। अब तक हमने बैलेंस शीट को अच्छी तरह खोला, पर आज की ये वीडियो है इनकम स्टेटमेंट पर, यानी कंपनी की आमदनी का पूरा बही खाता। चलिए इस वीडियो में इसे समझते हैं, एक एक लाइन और एक एक टर्म को प्रोफेशनल और आसान अंदाज में। दोस्तों, पहले हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। देखो दोस्तों, जब तुम किसी दुकान पर जाते हो और दुकानदार से पूछते हो, भाई महीने का कितना कमा लेते हो, तो वो जो जवाब देता है, इतना माल बिका, इतना खर्च गया और इतना बचा। बस यही जवाब अगर कोई कंपनी पूरे प्रोफेशनल तरीके से दस्तावेज में दुनिया के सामने पेश करती है तो उसे कहते हैं P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसी कंपनी की एक तय समयावधि, जैसे एक तिमाही मतलब 3 महीने, या पूरा साल में हुई पूरी कमाई मतलब कितना रेवेन्यू हुआ, खर्च मतलब कितना एक्सपेंसेस हुआ, और बचा हुआ लाभ या नुकसान मतलब नेट प्रॉफिट और लॉस को बारीकी से बताता है। याद रखो, ये कोई एक दिन की फोटो नहीं होती, ये एक पूरी फिल्म होती है जो दिखाती है कि कंपनी उस तारीख तक किन रास्तों से होकर गुजरी है। अब ध्यान से समझो इसको। जब कोई कंपनी कोई भी चीज़ बेचती है, कि भी माल, सेवा या टेक्नोलॉजी, तो उसे उससे पैसा मिलता है, उसे कहते हैं रेवेन्यू या सेल्स। लेकिन सिर्फ कमाई करना काफ़ी नहीं होता। उस कमाई को हासिल करने में जो खर्च हुआ, जैसे कच्चा माल, मजदूरी, बिजली, किराया, मार्केटिंग, स्टाफ की सैलरी, वो सब इसमें से घटाया जाता है। फिर अगर कंपनी ने कर्ज ले रखा है तो ब्याज मतलब इंटरेस्ट भी जाएगा। फिर सरकार का हिस्सा यानी टैक्स भी देना पड़ेगा। अब जो कुछ बचा वही होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट, और अगर कुछ नहीं बचा बल्कि जेब से गया तो वो होता है लॉस। ये स्टेटमेंट हमें स्टेप बाय स्टेप ये सिखाता है कमाई कहाँ से हुई, केवल बिजनेस से या कहीं और से भी। खर्च कहाँ कहाँ किया गया, ज़रूरी जगह या फालतू चीज़ों पर। और सबसे अहम, क्या कंपनी सिर्फ शोर मचा रही है या वाकई में जेब भर रही है। ये वही जगह है जहां से तुम ये जान पाते हो कि कंपनी सिर्फ देखने में बड़ी है या कमाई में भी भारी है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसने साल भर में 1000 करोड़ रुपए की बिक्री की। अब उसे ये कमाई करने के लिए 600 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ा, मटीरियल, स्टाफ, रेंट, मार्केटिंग सब मिलाकर। तो उसके बाद बचा 400 करोड़ रुपए, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसने 50 करोड़ रुपए ब्याज चुकाया और 70 करोड़ रुपए टैक्स दिया। तो जो आखिर में बचा 280 करोड़ रुपए, वही उसका नेट प्रॉफिट है। अब यही पूरी कहानी जो हमने मुंह जुबानी समझी, उसे अगर पेपर पर प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाए, ऑडिटर्स द्वारा वेरीफाई किया जाए, वही बनती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और हाँ, यही वो जगह है जहां से निकलते हैं EPS मतलब अर्निंग्स पर शेयर, ये जानने के लिए कि एक शेयर पर कितना मुनाफा आया। प्रॉफिट मार्जिन, ये जानने के लिए कि हर एक रुपया की बिक्री में कितना मुनाफा है। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये जानने के लिए कि कंपनी कमाई के साथ लागत पर भी कंट्रोल रखती है या नहीं। एक याद रखने वाली जरूरी बात, बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी के पास अभी क्या है, लेकिन P&L स्टेटमेंट हमें बताती है कि वो ये सब किस कमाई से लाए, कहाँ खर्च किया और क्या बचाया। यही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की असली आत्मा। अब अगली बार जब तुम किसी कंपनी की रिपोर्ट उठाओ, तो ये मत देखो कि बस सेल्स कितनी है, बल्कि ये देखो कि उसने कितना बचाया, कैसे बचाया, और क्या वो टिकाऊ है या तुक्का है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसे हमेशा ऊपर से नीचे की दिशा में पढ़ा और विश्लेषण किया जाता है, और इसका कारण बहुत सिंपल है। ये स्टेटमेंट एक कहानी सुनाता है कि कंपनी ने कमाई कहाँ से की, कैसे खर्च किया, और आखिर में कितना मुनाफा या घाटा हुआ। इस ऊपर से नीचे की कहानी को हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्तरों पर समझते हैं,
जिनमें हर चरण कंपनी की इनकम और उसके बाद होने वाले खर्च को दिखाता है। इसे आमतौर पर इस क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। रेवेन्यू, सेल्स, टर्नओवर, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की पहली सीढ़ी है। जब भी कोई कंपनी कुछ भी बेचती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो जैसे मोबाइल, कार, कपड़े, या सर्विस हो जैसे इंटरनेट, कंसल्टिंग या सफाई, तो उससे जो पैसा आता है उसी को रेवेन्यू, सेल्स या टर्नओवर कहते हैं। ये वो रकम है जो कंपनी ने अपने मुख्य बिजनेस से कमाई है, मतलब जो चीज़ वो बनाने और बेचने के लिए बनी है उसी से आय आमदनी। अब यहाँ दो बातें याद रखना ज़रूरी हैं। ये आंकड़ा कमाई दिखाता है लेकिन मुनाफा नहीं। मतलब कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की सेल की, इसका मतलब ये नहीं कि उसे 100 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। इसमें से खर्च अभी बाकी है। कैश हो या क्रेडिट, रेवेन्यू में दोनों शामिल होते हैं। अगर कोई चीज़ अभी बेची गई है और उसका पैसा बाद में मिलेगा तो भी उसे रेवेन्यू में जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कमाई अर्न्ड मानी जाती है, भले पैसा बाद में आए। उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जो एसी बेचती है। उसने साल भर में 20,000 एसी बेचे और हर एक की कीमत 50,000 रुपये थी। एक एसी की कीमत है 50,000 रुपये और कंपनी ने 20,000 एसी बेचा, तो जब हम 20,000 एसी को उसकी कीमत से गुना करेंगे तो कमाई होगी इक्वल 100 करोड़ रुपए। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ 100 करोड़ रुपए। यहाँ कंपनी ने चाहे कुछ एसी उधार पर बेचे हों और कुछ का पेमेंट कैश में मिला हो, रेवेन्यू में पूरा 100 करोड़ रुपए जोड़ा जाएगा क्योंकि वो बिक्री हो चुकी है। एक और बात ध्यान से समझने वाली है। रेवेन्यू सिर्फ तभी वैल्यूएबल होता है जब वो लगातार बढ़ता जाए और साथ में प्रॉफिट भी साथ चले। अगर कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन घाटा भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो लागत बहुत ज़्यादा है या फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी गलत है। दोस्तों, हमने जाना कि रेवेन्यू कंपनी की कमाई का सबसे पहला संकेत है। ये बताता है कि मार्केट में उसकी मांग कितनी है। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है, सिर्फ शुरुआत है। इसके नीचे अभी कई परतें हैं, जैसे खर्च, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्स और आखिर में असली मुनाफा। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के दूसरे और बेहद ज़रूरी हिस्से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड (CGOS) को पूरी गहराई और सरलता से समझते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीधे प्रोडक्शन से जुड़ा खर्च है। CGOS का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो सीधे उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में लगे जिसे कंपनी ने बेचा है। सीधी भाषा में कहें तो जो भी चीज़ कंपनी ने बेची है उसे तैयार करने में जो खर्च आया, वो सब CGOS में शामिल होता है। अब इसमें क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जैसे अगर कोई कंपनी जूते बनाती है तो चमड़ा, रबर, कपड़ा वगैरह। डायरेक्ट लेबर मतलब सीधी मजदूरी, प्रोडक्ट बनाने वाले वर्कर्स की सैलरी या मजदूरी। फैक्ट्री यूटिलिटीज़ जैसे बिजली, मशीनरी चलाने का खर्च, वर्कशॉप में पानी या गैस का खर्च। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जैसे फैक्ट्री किराया, मशीन की मरम्मत या प्रोडक्शन से जुड़ा कोई और सीधा खर्च। ये सब सीधे तौर पर उस माल को बनाने में लगे होते हैं, इसलिए इन्हें डायरेक्ट कॉस्ट्स भी कहा जाता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक कंपनी ने एक साल में 100 करोड़ रुपए की सेल्स की। अब उस माल को तैयार करने में लगा 40 करोड़ रुपए का कच्चा माल, 15 करोड़ रुपए फैक्ट्री वर्कर्स की मजदूरी, 5 करोड़ रुपए बिजली, गैस, मशीन रखरखाव। इन सब को जोड़ने के बाद CGOS हुआ 60 करोड़ रुपए। यानी जो 100 करोड़ रुपए की बिक्री हुई उसमें से 60 करोड़ रुपए तो सिर्फ वो सामान बनाने में खर्च हो गया। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि कंपनी को कच्चा माल और मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्च आ रहा है। अब क्यों ज़रूरी है इसको जानना? क्योंकि CGOS को रेवेन्यू से घटाकर ही तो हम अगले स्टेप मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। और इसी से ये पता चलता है कि कंपनी को माल बेचकर असल में कितना फ़ायदा हुआ।
अगर किसी कंपनी का CGOS बहुत ज़्यादा है तो उसका मुनाफा कम होगा, चाहे सेल्स जितनी भी बड़ी क्यों न हो। इसलिए CGOS को समझना और मॉनिटर करना हर फाइनेंशियल एनालिस्ट और इन्वेस्टर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो है ग्रॉस प्रॉफिट। ये कंपनी की पहली कमाई की झलक होती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जब हम कंपनी की कुल बिक्री मतलब रेवेन्यू से सीधे जुड़े खर्चे मतलब CGOS घटा देते हैं, तो जो पैसा बचता है वही होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यह एक तरह से कंपनी की मोटा मुनाफा होता है, यानी सिर्फ उस चीज़ को बनाने और बेचने में कंपनी ने जो कमाया। आसान भाषा में समझे तो मान लो कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती है। उसने साल भर में 100 करोड़ रुपए के मोबाइल बेचे। अब इन मोबाइल को बनाने में उसका खर्च आया 60 करोड़ रुपए, जैसे कि कच्चा माल, फैक्ट्री खर्च, वर्कर्स की सैलरी वगैरह जो हमने CGOS में देखा था। तो अब 100 करोड़ रुपए का कंपनी ने मोबाइल बेचा और 60 करोड़ रुपए का कच्चा माल में खर्च हुए, तो जब 100 करोड़ रुपए में से 60 करोड़ रुपए को जब घटाएंगे तो 40 करोड़ रुपए बचेगा। यानी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने के बाद 40 करोड़ रुपए की सीधी कमाई हुई, इससे पहले कि वो ऑफिस का किराया, मार्केटिंग, सैलरी, टैक्स वगैरह दे। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों जरूरी है? ग्रॉस प्रॉफिट ये दिखाता है कि कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है। क्या वो अपने प्रोडक्ट सही दाम पर बेच रही है? क्या उसका कच्चा माल सस्ता है या बहुत महंगा पड़ रहा है? क्या उसे प्रोडक्शन में फ़ायदा हो रहा है या घाटा? अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बहुत कम है तो इसका मतलब है कि या तो वो बहुत सस्ते में बेच रही है या फिर उसका प्रोडक्शन खर्च बहुत ज़्यादा है। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है तो ये इस बात का संकेत है कि कंपनी को माल बनाने और बेचने में फ़ायदा हो रहा है और वही आगे उसके पूरे मुनाफे की नींव बनता है। चौथा स्टेप है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कंपनी का रोज़मर्रा का खर्चे को कहते हैं। जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है तो सिर्फ बनाने का खर्च नहीं होता, उसे अपना पूरा ऑफिस, स्टाफ, ब्रांच, मार्केटिंग, बिजली, इंटरनेट और मैनेजमेंट सब कुछ भी तो चलाना पड़ता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उन्हीं सभी खर्चों को कहा जाता है जो कंपनी को रोज़ के बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए करने पड़ते हैं, लेकिन जो सीधे प्रोडक्ट बनाने से नहीं जुड़े होते। उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक कंपनी ने साल भर में मोबाइल बेचे 100 करोड़ रुपए के और बनाने में खर्च हुआ 60 करोड़ रुपए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आया 40 करोड़ रुपए। अब इस बिजनेस को चलाते रहने के लिए कंपनी ने खर्च किए। कर्मचारियों की सैलरी देने में 5 करोड़ रुपए, ऑफिस का किराया देने में 2 करोड़ रुपए, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में 3 करोड़ रुपए, बिजली, इंटरनेट, साफ सफाई, मेंटेनेंस वगैरह में 5 करोड़ रुपए। तो कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा 15 करोड़ रुपए। अब तक हमने देखा कि कंपनी ने सामान बेचकर कितना कमाया, रेवेन्यू, फिर उसे बनाने में कितना खर्च आया, CGOS, और फिर रोज़मर्रा का बिजनेस चलाने में कितना खर्च हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बारी है समझने की कि इन सब के बाद कंपनी के पास असली ऑपरेटिंग मुनाफा कितना बचा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम EBIT कहते हैं, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसका मतलब होता है कंपनी ने अपने मुख्य बिजनेस से कितना मुनाफा कमाया बिना कर्ज पर दिए गए ब्याज और सरकार को दिए गए टैक्सेस को घटाए। इसे निकालने का फॉर्मूला बहुत सीधा है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाओ, यही होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उदाहरण से समझते हैं। मान लो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है 40 करोड़ रुपए। इस बिजनेस को चलाने में जो खर्च हुए, जैसे ऑफिस किराया, स्टाफ सैलरी, मार्केटिंग, बिजली, इंटरनेट, उन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो यहाँ है 15 करोड़ रुपए। तो अब 40 करोड़ रुपए को 15 करोड़ रुपए घटाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 25 करोड़ रुपए। मतलब
कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बनाने और बेचने के बाद रोज़मर्रा के खर्चों को निकालने के बाद 25 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन अभी इसमें से ब्याज और टैक्स नहीं गए हैं, इसलिए इसे कहा जाता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये बताता है कि कंपनी का असली बिजनेस मॉडल कितना दमदार है। अगर सेल्स बहुत है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम है तो समझो कि कंपनी या तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है या उसका बिजनेस मॉडल कमज़ोर है। तो याद रखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो पड़ाव है जहां कंपनी का असली दम दिखता है, खर्चों की रफ्तार और कमाई की ताकत का संतुलन। अब बारी आती है इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब कर्ज का खर्चा। अगर कंपनी ने कर्ज लिया है तो उस पर जो ब्याज चुकाना पड़ता है उसे कहा जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, और यही खर्च इस हिस्से में दिखाया जाता है। अब समझो एक बात, बहुत सी कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से या किसी फाइनेंशियल संस्था से लोन लेती हैं। उस लोन पर उन्हें हर साल या हर तिमाही ब्याज चुकाना पड़ता है। यही ब्याज की रकम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस के रूप में दर्ज होती है। मान लो कंपनी ने फैक्ट्री बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए का लोन लिया और उस पर साल का ब्याज बनता है 3 करोड़ रुपए। तो ये 3 करोड़ रुपए इंटरेस्ट एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा और इसे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से घटाया जाएगा। उदाहरण, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स 25 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाया और इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया 3 करोड़ रुपए। तो अब बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो बचा वो है 22 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने बिजनेस से 25 करोड़ रुपए कमाया था, लेकिन कर्ज पर 3 करोड़ रुपए का ब्याज देना पड़ा, इसलिए अब उसके पास टैक्स चुकाने से पहले 22 करोड़ रुपए बचे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये दिखाता है कि कंपनी ने बिजनेस के लिए कितना कर्ज लिया है और उस पर उसे कितना बोझ उठाना पड़ रहा है। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो ये संकेत है कि उस पर कर्ज का दबाव ज़्यादा है और वो भविष्य में मुनाफा कमाने के बजाय कर्ज चुकाने में ही उलझ सकती है। तो निवेशकों और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स के लिए ये सेक्शन बहुत अहम होता है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी मजबूत या कितनी कमज़ोर है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले का मुनाफा। जब हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस घटा देते हैं तो जो रकम बचती है उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले का मुनाफा। सीधी भाषा में समझो तो कंपनी ने जो भी कमाई की और जो रोज़मर्रा का खर्च किया वो सब घटाकर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा था उसमें से अब कर्ज पर दिए गए ब्याज का पैसा भी चला गया। अब जो पैसा बचा है उसी पर कंपनी को, सरकार को टैक्स देना होगा। इसे फॉर्मूले में समझें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट एक्सपेंस। उदाहरण से समझते हैं। मान लो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 25 करोड़ रुपए। उसने कर्ज पर 3 करोड़ रुपए का ब्याज भी चुकाया, तो अब टैक्स देने से पहले उसके पास बचा 22 करोड़ रुपए। यही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी बहुत ज़रूरी नंबर होता है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि कंपनी सरकार को कितना टैक्स देगी। यानी यह वो आखिरी स्टेज है जहां तक कंपनी की अपनी कमाई की ताकत दिखती है, इससे आगे अब सरकार का हिस्सा निकलने वाला है। अगर किसी कंपनी का पीबीटी लगातार घट रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो ब्याज का बोझ बढ़ गया है या ऑपरेटिंग मुनाफा घट रहा है। दोनों ही चीज़ें खतरे की घंटी हो सकती हैं। तो याद रखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो पड़ाव है जहां कंपनी का असली फाइनेंशियल प्रदर्शन सरकार के सामने जाता है और वहीं से अगला कदम होता है टैक्स देना। अब बात करते हैं टैक्सेस। ये सरकार का हिस्सा होता है। जब कंपनी साल भर में मुनाफा कमाती है तो सरकार को भी उसका हिस्सा देना पड़ता है और यही हिस्सा होता है टैक्स। इसे हम इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। हर कंपनी को अपने मुनाफे पर कानून के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एक आम इंसान अपनी कमाई पर इनकम टैक्स देता है।
कंपनी को जो मुनाफा हुआ है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसी पर सरकार टैक्स लगाती है। उदाहरण से समझते हैं। मान लो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 22 करोड़ रुपए। अब सरकार ने इस पर 27% टैक्स लगाया, तो मान लिया टैक्स हुआ 6 करोड़ रुपए। अब ये 6 करोड़ रुपए कंपनी को सरकार को देना पड़ेगा। तो अब कंपनी के पास बचा 16 करोड़ रुपए। ये जो रकम बचती है टैक्स देने के बाद, वही कहलाती है नेट प्रॉफिट, यानी असली मुनाफा। टैक्स का हिस्सा इसीलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कंपनी के नेट प्रॉफिट को सीधा प्रभावित करता है। अगर किसी साल टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, तो नेट प्रॉफिट घट जाएगा, भले ही कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया हो। और हाँ, कई बार सरकार टैक्स में छूट भी देती है, जैसे अगर कंपनी किसी विशेष सेक्टर में काम कर रही है या कुछ खास निवेश किए हैं, तो टैक्स कम भी हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स जब प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो ये भी देखते हैं कि कंपनी ने टैक्स में क्या प्लानिंग की है और टैक्स की वजह से उसका नेट प्रॉफिट कितना प्रभावित हुआ। तो याद रखो, टैक्स एक जरूरी जिम्मेदारी है और ये तय करता है कि कंपनी के असली मुनाफे में सरकार का कितना हिस्सा गया। अब बात करते हैं आखिरी स्टेप, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कंपनी का असली मुनाफा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का आखिरी और सबसे अहम स्टेप होता है नेट प्रॉफिट, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। यही वो रकम होती है जो कंपनी ने साल भर की कमाई, सारे खर्चे, ब्याज और टैक्स चुकाने के बाद असल में बचाए है। यानी अब न कोई लागत बाकी है, न कोई ब्याज और न ही टैक्स। ये वो फाइनल प्रॉफिट है जो कंपनी अपने पास रख सकती है या फिर शेयर होल्डर्स में बांट सकती है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 25 करोड़ रुपए, इंटरेस्ट एक्सपेंस था 3 करोड़ रुपए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 22 करोड़ रुपए, टैक्स दिया था 6 करोड़ रुपए। तो अब जो बचा 16 करोड़ रुपए, यही है कंपनी का नेट प्रॉफिट। अब ये 16 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी कई कामों में इस्तेमाल कर सकती है, जैसे शेयरधारकों को डिविडेंड देना, कंपनी में दोबारा निवेश करना मतलब रीइन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, रिसर्च या एक्सपेंशन पर खर्च करना, या कुछ रकम सुरक्षित रखना रिजर्व्स के रूप में। नेट प्रॉफिट ही वो नंबर है जिस पर हर इन्वेस्टर की नज़र होती है, क्योंकि यही असली कमाई है। अगर कोई कंपनी हर साल नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कि वो मजबूत, टिकाऊ और ग्रोथ करने वाली कंपनी है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट बार बार गिर रहा है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है, मतलब या तो खर्च बेकाबू हो रहे हैं या बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत है। इसलिए याद रखो, रेवेन्यू ये दिखाता है कि कंपनी ने कितना बेचा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये दिखाता है कि कमाई में कितना दम है, लेकिन नेट प्रॉफिट ही बताता है कि असल में कंपनी ने जेब में कितना पैसा डाला। अब जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को शुरू से लेकर अंत तक समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि इससे हमें असल में क्या सीख मिलती है। यानी हम कैसे पता करें कि कोई कंपनी सच में अच्छी है या सिर्फ दिखावे वाली। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि इस स्टेटमेंट से कौन कौन सी ज़रूरी बातें निकल कर आती हैं। सवाल आता है, कंपनी की कमाई कैसी है? सबसे पहले नज़र जाती है रेवेन्यू पर, यानी कंपनी ने कुल कितना बिजनेस किया। क्या हर साल उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में उसकी डिमांड है, कंपनी का ब्रांड जम रहा है। लेकिन अगर रेवेन्यू रुक गया है या गिरने लगा है, तो समझो कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस उतना चल नहीं रहा और ये चिंता की बात हो सकती है। अब सवाल आता है, मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं? रेवेन्यू बढ़ना एक बात है, लेकिन उससे मुनाफा हो रहा है या नहीं, ये असली बात है। नेट प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी है। क्या नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है? क्या कंपनी टैक्स और इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी अच्छी कमाई बचा रही है? अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ में है, तो कंपनी न सिर्फ बेच रही है, बल्कि अच्छे से कमा भी रही है। अगला सवाल है, मार्जिन्स कैसे हैं?
अब बात करते हैं मार्जिन्स की, यानी हर एक रुपया की बिक्री पर कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है। ग्रोस मार्जिन निकालना है तो ग्रोस प्रॉफिट को रेवेन्यू से भाग करेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से रेवेन्यू को भाग करेंगे। और यदि नेट मार्जिन निकालना है तो नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू से भाग करेंगे। अगर मार्जिन्स लगातार अच्छे हैं तो कंपनी न सिर्फ सेल कर रही है बल्कि किफ़ायती और स्मार्ट तरीके से बिजनेस भी चला रही है। कम मार्जिन का मतलब या तो लागत ज़्यादा है या कंपनी सस्ते में बेच रही है। अब सवाल है, क्या खर्चे काबू में हैं? एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि क्या कंपनी अपने खर्चों पर कंट्रोल रख पा रही है? अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं या इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया है तो कंपनी के मुनाफे पर बुरा असर पड़ सकता है। अच्छी कंपनी वो होती है जो कमाई के साथ साथ खर्चों को भी कंट्रोल में रखे। अगला सवाल है, कंपनी असल में कमा रही है या बस दिखा रही है? बहुत सारी कंपनियां सिर्फ ऊपर से रेवेन्यू बड़ा दिखाती हैं, जैसे 5,000 करोड़ रुपए की सेल्स। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ रुपए है तो क्या फ़ायदा? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट यहीं पर सच सामने लाता है। क्या कंपनी वाकई में प्रॉफिट कमा रही है या सिर्फ सेल्स बढ़ाकर दिखावा कर रही है? एक मजबूत कंपनी वो होती है जो रेवेन्यू के साथ साथ बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट पर भी फोकस करती है। तो याद रखो, रेवेन्यू से पता चलता है कि कंपनी की सेल कैसी है। नेट प्रॉफिट से पता चलता है कि असली कमाई कितनी हो रही है। मार्जिन्स बताते हैं कि हर एक रुपया में कंपनी कितना बचा रही है। एक्सपेंसेस दिखाते हैं कि खर्च काबू में है या नहीं। और पूरा P&L स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी का खेल असली है या सिर्फ चमक दमक। अब तक हमने देखा कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से कंपनी की कमाई, खर्च और मुनाफा कैसे समझा जाता है। लेकिन इससे कुछ ऐसे ज़रूरी फाइनेंशियल रेशियो भी निकलते हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को गहराई से समझने में मदद करते हैं। चलिए इन रेशियो को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन हर एक रुपया पर कितना असली मुनाफा होता है वो दिखाता है। इसका फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट से रेवेन्यू को भाग करेंगे। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी ने जितनी सेल की उसमें से असल में कितना मुनाफा बचाया। उदाहरण से समझे तो अगर कंपनी का रेवेन्यू है 100 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपए, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा 10%। मतलब हर एक रुपया की बिक्री पर कंपनी को 10 पैसे का मुनाफा हुआ। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी खर्चों के बाद भी अच्छी कमाई रख पा रही है। दूसरा है, ऑपरेटिंग मार्जिन बिजनेस की असली ताकत को दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रेवेन्यू को भाग करेंगे। ये दिखाता है कि कंपनी का मुख्य बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है, बिना ब्याज और टैक्स को ध्यान में रखे। उदाहरण से समझे तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 25 करोड़ रुपए और रेवेन्यू है 100 करोड़ रुपए, तो ऑपरेटिंग मार्जिन होगा 25%। मतलब कंपनी को अपने ऑपरेशन से हर एक रुपया की बिक्री पर 25 पैसे का फ़ायदा हुआ। इस रेशियो से पता चलता है कि कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर कितनी कुशल है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कर्ज चुकाने की क्षमता को कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें EBIT से इंटरेस्ट एक्सपेंस को भाग करेंगे। ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी के पास कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कितनी कमाई है। उदाहरण से समझे तो अगर EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 25 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट है 5 करोड़ रुपए, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा 5। मतलब कंपनी के पास ब्याज चुकाने के लिए 5 गुना कमाई है। रेशियो जितना बड़ा हो उतनी सुरक्षित कंपनी। अगर ये रेशियो 1 से भी नीचे चला जाए तो मतलब कंपनी के पास ब्याज चुकाने के पैसे भी नहीं हैं, बहुत बड़ा खतरा। चौथा है, अर्निंग्स पर शेयर मतलब हर शेयर पर मुनाफा। इसका फॉर्मूला है,
नेट प्रॉफिट से नंबर ऑफ शेयर्स को भाग करेंगे। ये रेशियो बताता है कि कंपनी ने हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमाया। उदाहरण से समझते हैं। मान लो नेट प्रॉफिट है 16 करोड़ रुपए और कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर हैं। तो ईपीएस होगा 16 रुपए पर शेयर। ईपीएस से निवेशक ये तय करते हैं कि कंपनी के शेयर में दम है या नहीं। ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा शेयर धारकों को फ़ायदा होने की उम्मीद होती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि कमाई के बाद कितना पैसा जेब में आया। ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाता है कि बिजनेस मॉडल कितना ताकतवर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चलता है कि कंपनी कर्ज चुकाने में कितनी सक्षम है। और ईपीएस से ये अंदाज़ा लगता है कि हर शेयर पर कितनी कमाई हुई। ये सभी रेशियो मिलकर हमें कंपनी की अंदरूनी सेहत दिखाते हैं, जो सिर्फ नंबरों से नहीं, समझदारी से पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों, अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझ चुके हैं, तो अगली बार जब आप किसी कंपनी की रिपोर्ट देखें तो सिर्फ ये मत देखो कि सेल्स कितनी है या नाम कितना बड़ा है। अब आप वो देखने लायक बन चुके हो जो असली इन्वेस्टर देखते हैं। कमाई कहाँ से हो रही है, खर्च कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट में दम है या सिर्फ ऊपर से चमक है, और कंपनी टिकाऊ मुनाफा बना रही है या सिर्फ तुक्के पर चल रही है। याद रखो, बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी के पास क्या है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बताती है कि वो सब कैसे आया और क्या वाकई कुछ बचा भी या नहीं। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो या किसी कंपनी को समझना चाहते हो तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट आपकी आंखें खोल सकता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस पर चाहते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, यानी पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। सीखते रहो, सोचते रहो और समझदारी से निवेश करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।